Okay, students, now we are going to do various types of insurance. Okay, there are types of insurance. One is life insurance, another is health insurance, then there is fire insurance, and then there is marine insurance. तो ये चार तरह से हमारे पास इंश्योरेंस है सिलेबस में, और भी हैं। क्रॉप इंश्योरेंस होती है, फिर आपके पास एजुकेशन इंश्योरेंस है आपके पास। ओके, फिर आपके पास बर्गलरी, मोटर व्हीकल, कैटल। ओके, देन शिक्षा योजना इज देयर, then various other types of insurances are there, but we are focusing our attention on these four basic types of insurance. Okay, now life insurance basically is an assurance. Okay, कभी भी आप जब लाइफ इंश्योरेंस कराओगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लिखा होगा, लाइफ एश्योरेंस लिखा होगा। एश्योरेंस क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है आपका। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको उसी पोजीशन में लाके खड़ा करता है जिसमें आप थे बिफोर द लॉस यू हैव सफर्ड। अगर किसी बंदे की डेथ हो गई तो बंदा तो रिकवर करके नहीं देंगे आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले, बट पेमेंट करेंगे। फाइनेंशियल लॉस आपका जो है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेंगे, बट पेइंग कैपेसिटीज़ या अर्निंग कैपेसिटीज़ को रिज्यूम नहीं करवा सकते वो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है तो ये एक एश्योरेंस है कि हम आपको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन केस यू लूज द पर्सन हु हैज़ गॉट हिमसेल्फ इंश्योर्ड। ओके, किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो वो आपको इन रिटर्न उतना पैसा जिसके लिए उसने अपनी इंश्योरेंस करवाई है वो पैसा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसमें कई तरह की इंश्योरेंस होती है, होल लाइफ होती है, इंडाउमेंट पॉलिसी होती है, एन्युटी पॉलिसी होती है। कुछ लाइफ टाइम के दौरान आपको पैसा मिल जाता है, कुछ लाइफ के मतलब व्हेन एन इंडिविजुअल डाइज आफ्टर दैट ओनली यू विल गेट द मनी। ओके, तो एक तो है होल लाइफ इंश्योरेंस और एक है एन्युटी और एंडाउमेंट पॉलिसीज के। सो ये हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हम अपनी लाइफ को इंश्योर करवाते हैं। ओके, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क विच वी माइट फेस, सो दैट जो हमारी फैमिली है, जो हमारे दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस, दे don't lose the financial support, they have certain amount of financial help in case an individual dies और is incapacitated, तो वो इंडिविजुअल का पैसा उस फैमिली को मिले और वो फैमिली अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सके फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड देन दे कैन रीसेटल दैम, रीएडजस्ट दैम एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइफ। ओके, तो ये क्या है कि जो भी सिचुएशंस लाइफ में आएंगी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। बट लाइफ इंश्योरेंस एक एश्योरेंस है दैट वी द कंपनी इज गिविंग एन एश्योरेंस दैट दे विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either on the maturity of the policy or after the death of an individual, whichever is coming earlier or as per the terms and condition of the insurance policy. Okay, तो ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने कहा है कि दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, तो यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट in this case the premium is being paid regularly, either quarterly basis or monthly basis or 6 monthly basis or an
or we have annual basis. So whatever the way you want to make the payment of the premium, that premium is being paid. Okay, and after the completion of the time period, you are assured that you will get a certain sum of money from the insurance company. That is the another important aspect in this. Fine. And another important thing is that is being provided for protection against the uncertainties towards the life. Okay, so to protect the uncertainties, to protect the life, to cover up the uncertainties which a life is going to face. Okay, this insurance policy is being taken up by the individuals concerned, so that they can protect themselves against the uncertainties, and their family can be, or their dependents can be safeguarded against the losses which they might suffer in future because of the uncertainties. And that is what the life insurance is basically. And sometimes it is an investment also, that you are investing into. There are two types of insurances. One is term insurance, another is unit linked insurance policies. There that you are term insurance is that you are just putting them the money into the insurance company, and they are not investing it into the they are giving you an assurance that this much amount you will be provided after a particular time period. But in unit linked insurance policy is that insurance company is buying shares on behalf of you, like mutual funds. As you are investing in mutual funds, same way you are investing into insurance instrument, and that money is being invested into the stock market, from where the insurance company earns, and after that earning they are providing the money at the time of maturity. Whatever the money you have earned, that it will be provided per unit of the whatever the value will be there on that particular day in the market per unit, that will be provided to you. So that is, there is a unit linked insurance policy scheme, and another is a term insurance policy scheme. So ULIP insurance policy scheme is basically an investment in the market. Okay, they are investing your money into the market on your behalf. Okay, and helping you grow your money, not only providing you the insurance cover, but also helping you grow the money which you have invested into the insurance company. That is what the ULIP policy is. Okay, so insurance instruments are also being used as a source of investment also. ओके तो ये आपके पास हैं। तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं, कि सबसे पहला एसेंशियल क्या है, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, there should be a valid agreement between the parties, or valid contract between the parties who have taken up the insurance. ओके, तो यहाँ पे एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब आपने सारा कुछ जो हम कहते हैं कि अटमोस्ट गुड फेथ, दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, द इंश्योरर हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगली बाइंडिंग ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई ऐसे फ्लॉज हों जो लीगली बाइंड नहीं करती हो किसी भी पार्टी को एक दूसरे में, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो first important thing is that it should be, the essential aspect of this is that it should have a valid contract between both the parties, means legally enforceable contract होना चाहिए ये इंश्योरेंस का। ओके, तभी आप इसके बेनिफिट्स रीप इन कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट रीप द बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योरेंस कवर। तो लीगली इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट। देयर शुड बी नो illegal aspects involved into the contract which is being signed between two different parties. That is the first essential element of insurance policy. Okay, second is there should be a utmost good faith. It must follow principle of
utmost good faith. When we were talking about the legality of the contract, we were basically talking about the utmost good faith being shown by both the parties concerned. They must not hide anything from each other. Anything if they have hidden from each other, that will make the contract illegal or legally unimplementable. So it is very important that while you are entering into contract with each other, the two parties, the insurer and the insured, they must explain each and every terms and conditions related to the policy, and each and every aspect related to the health and the various aspects of the individual concerned should be explained, which are necessary for implementing the contract of insurance. And that is what the utmost good faith is. They should explain whatever is being asked in clear cut manner, okay, whatever is being expected from them in clear cut manner, so that the contract which has been entered between insurer and the insured should be legally implementable. Okay, that is what the principle of utmost good faith is. Then another is the insured must have insurable interest. Okay, insured must have insurable interest. ओके, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आपको अपनी लाइफ में तो इंटरेस्ट है ही है, तो दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इफ यू आर गेटिंग इंश्योरेंस फॉर your dependents, you have the insurable interest in them, because they are your dependents and you want to take care of them. You are covering you are trying to cover the uncertainties their life will face. So that is what the insurable interest is. Like you are covering you are taking the insurance policy for your wife, your kid, that is the insurable interest. But in case you are married and you have taken insurance cover for your brother, there is no insurable interest in that, okay, because he is another individual and you are another individual. But if you are unmarried and your brother is unemployed and your mother is there who is unemployed, or father is unemployed, and you have taken insurance policy for them, so you have the insurable interest in their lives, because they are unemployed and they might be facing certain risks in future. So you want to safeguard their lives, you want to safeguard their interest. So that is what the insurable interest is. मतलब आपका पर्टिकुलर उस काम में कोई फ़ायदा नज़र आता होना चाहिए जिसमें आप पैसा लगा रहे हो. अगर आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं नज़र आता उस इंडिविजुअल में जिसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. So that is the another important aspect, that there should be an insurable interest into the individual whose policy is being entered into, or the contract for whom the policy has been purchased and a contract has been entered. Okay, there should be an insurable interest, then only the claims can be recovered from the insurance company. Okay, तो ये insurable interest है. Another is it is not a contract of indemnity, ये हमने डिस्कस कर दिया था. Not a contract of indemnity. ओके, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि हम आपको फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें आप थे बिफोर द लॉस यू हैव सफर्ड उसमें पहुंचा सकते हैं. बट लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये इंडिविजुअल रिकवर करके नहीं देगा जिसकी डेथ हो गई है. सो इट कैन ओनली प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल सपोर्ट, बट इट कांट हेल्प यू to recover the loss you have actually suffered, and that is why it is not considered as the contract of indemnity. Okay, अब लाइफ इंश्योरेंस कई तरीके से है. एक है आपके पास होल लाइफ इंश्योरेंस. ओके, दूसरा है आपके पास
एंडाउमेंट पॉलिसी। तीसरा है आपके पास एन्युटी पॉलिसी, ओके। और चौथा है आपके पास चिल्ड्रंस एंडाउमेंट पॉलिसी, ओके। तो ये आपके पास, और एक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये आपके पास कुछ पॉलिसीज हैं। सबसे पहले तो आ जाती है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कवर ले लिया है, और ये तब तक चलेगा जब तक आप लिविंग हो। मतलब इसमें आपको जिसने पॉलिसी ली है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट उसके सक्सेसर्स को बेनिफिट मिलता है। जो भी उसका पॉलिसी कवर है, उसकी डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स को पैसा मिल जाता है, उसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिल जाता है, उसके नॉमिनीज़ को पैसा मिलता है। इस केस में आप प्रीमियम आपसे 10, 15, 20, 25, 30 साल, जितने साल की भी आपका प्रीमियम पॉलिसी फिक्स हुई है, तो वो प्रीमियम आप पे करते रहोगे, बट द इंश्योरेंस क्लेम विल बी रिकवर्ड बाय द सक्सेसर्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। तो जिस इंडिविजुअल ने होल लाइफ पॉलिसी ली है, वो उसको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर है आपके पास एंडाउमेंट पॉलिसी। एंडाउमेंट पॉलिसी में क्या है कि आपने 15 साल, 20 साल के लिए पैसा एज ए प्रीमियम दिया, जैसे ही मैच्योरिटी हुई तो उसके बाद आपको, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था इंश्योरेंस पॉलिसी में, इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो आपको लमसम अमाउंट में या इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो है एंडाउमेंट पॉलिसी। मतलब एंडाउमेंट पॉलिसी का क्या है कि कुछ साल तक आप प्रीमियम पे करते रहोगे, और एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड है। जैसे ही वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड आ जाएगा, तो जितना उसमें फंड कॉर्पस अकमुलेट हुआ है आपकी पॉलिसी में, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द एंडाउमेंट पॉलिसी इज। एन्युटी पॉलिसी क्या है कि एंडाउमेंट पॉलिसी में जो पैसा मैच्योर हुआ है वो या तो लमसम में आप ले जाइए, अदरवाइज आप एन्युटी बना लीजिए कि आपको मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट आती रहेगी इंश्योरेंस कंपनी से। सो यू विल गेट द मनी इन इंस्टॉलमेंट बेसिस, आइदर इट इज़ मंथली और क्वार्टरली और 6 मंथली, वट एवर वे यू वॉन्ट टू हैव द मनी, that annuity will be drawn up and the money will be paid on regular basis or regular installment basis in your account, okay. Then there is a joint life policy. Here both husband and wife get themselves insured together, and if one of the individual dies, the other person recovers the claim of that particular individual, okay, or gets the claim of that particular individual, but his insurance cover continues, और हर insurance cover will continue। तो joint life policy में दो individuals हैं जिन्होंने अपने आप को, चाहे वो partners हैं चाहे वो husband wife हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने अपने आप को इंश्योर करवा लिया है, ओके, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। एंड इफ वन ऑफ देम डाइज, the other party who is the partner of that insurance policy will get the claim of the individual who has died, provided he should have insurable interest in that individual, or the nominees of that individual will receive the money, okay. And the remaining partner or the remaining party in that insurance policy will continue to enjoy the benefit of insurance cover, and that is what the joint life policy is, okay. Then there is children's endowment policy. Nowadays, government has or insurance companies have given the plans that you can get your kids insurance for education, for marriage, and after a particular time period of 15 years or 17 years or 18 years, when he has to go and join some college, or when he has to get married, a lump sum amount is being provided to you on maturity of that particular age,
and that is what the endowment policy is. So the premium is paid by the parents, and if any of the parent dies during the process of payment of the premium, then you don't have to pay the premium. The policy cover will go on, and you will be given the full claim at the time of attainment of maturity to the child against whose name that policy was टेकन अप. सो ये आपके पास एक फैसिलिटी है कि अगर पेरेंट की जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा था उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम नहीं मांगेगी, बट पॉलिसी आपकी कॉन्टीन्यूस रहेगी, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, एंड यू कैन ईजिली कैरी आउट योर the activities for which that money was deposited with the इंश्योरेंस कंपनी. तो ये इस तरीके से या और कैसे भी आपको यूज़ करना है तो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाता है. तो ये आपके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं लाइफ इंश्योरेंस में. अब हम चलते हैं दूसरी इंश्योरेंस जिसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि पहले आपके पास जो हेल्थ का काम था वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर में था. गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग यू ऑल द फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक इन दिल्ली, Delhi government has started this scheme that they are providing you health facilities free of cost. जितने ऑपरेशंस कराने हैं, जितने टेस्ट कराने हैं, जितनी मेडिसिन है, सो दे हैव क्रिएटेड ए स्पेशल स्ट्रक्चर थ्रू विच यू आर बीइंग गिवन दी हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. जब सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिम्बर्समेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा बियर कर रही है, सारा का सारा पैसा खर्च कर रही है. तो ये जो सिस्टम था तो तब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना शुरू हो गई और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना शुरू कर दिया. एंड प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन एंड रन ओवर द public sector hospital, government hospitals. They had the best infrastructure available, and no money was invested by government into the government hospitals, so they were ruined. Government hospitals get ruined, and the doctors preferred to go and join and serve in the private hospitals who had the best infrastructure. तो अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो जनरली सबको समझ आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आर द मनी मिंटिंग मशीन. वहाँ पे टारगेट्स हैं डॉक्टर्स के लिए. एक कॉरपोरेट रन हॉस्पिटल में जैसे एक एमएनसी में आपको प्रॉफिट कमा के देना है, वैसे ही एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी आपको प्रॉफिट कमा के देना है. सर्जरी है या नहीं है, आपको करनी ही करनी है, आपको वो काम करना ही है. इवन in this pandemic, these corporate run hospitals are making huge money by giving you such type of bills which you can't expect. 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh for a treatment where there is no medicine available, just oxygen has to be provided, and some amount of ventilator or ICU help is there or care is required. But in that case also these private hospitals are charging you exorbitant fees which is beyond the reach of a general individual. तो अब आप इसको अवेलेबल फैसिलिटी को लेने के लिए क्या करवाते हो, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो. और हेल्थ इंश्योरेंस कई कंपनीज हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फैसिलिटीज़, आजकल कोरोना इंश्योरेंस की भी एक हेल्थ फैसिलिटी बेची जा रही है. तो ये एक सिस्टम क्रिएट हो गया जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में सिंस यू कांट गेट योर ट्रीटमेंट डन सिंपली, so you pay a certain amount of premium to the insurance company, and through that insurance company you get your treatment done in some hospital, best of the hospital, private hospitals, because government system has been ruined. There is no treatment available in government hospitals. क्या हालात हैं government hospitals के, everybody knows. Okay, there is no X-ray machine, there is no ultrasound machine, there is no MRI machine, there is no infrastructure
and labs are in poor condition, washrooms are in poor condition, bed facilities is in poor condition, buildings are dilapidated. So ये सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप कहाँ जाते हो? प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में, और वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो उस फीस को उस पैसे को पे करने के लिए आप अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से परचेज कर लेते हो कि कहीं कोरोना हो गया तो कहाँ से 4 लाख रुपया देंगे, तो चलो हम कुछ प्रीमियम दे देते हैं 5,000, 7,000, 10,000। तो वो जो 10,000 रुपया दे के आप इंश्योरेंस कंपनी से एक अपने लिए कवर ले लेते हो, एंड यू कैन ईजिली, एंड क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क है, तो इतने सारे लोग जब कोरोना की इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो कुछ को ही कोरोना होगा, सबको तो नहीं होगा, और जब कुछ को कोरोना होगा तो बाकी जिन्होंने प्रीमियम दिया है जिसके थ्रू वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दस हॉस्पिटल बिल्स विल बी इजीली पेड ऑफ एंड योर लाइफ विल बी सेफ गार्डेड। तो ये आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का एक सिस्टम आ गया है जो आपको लेना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हेल्थ को प्रोवाइड करने की, सेम वे एजुकेशन में भी गवर्नमेंट की यही हालत है, तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गई है हेल्थ के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की। दे हैव हैंडेड ओवर all the responsibility to the majority of responsibility to the private hospital system, and for that you have to get an insurance cover to safeguard your life, to protect yourself and your family, to for that particular purpose you are going for the insurance policy cover। तो अब यहाँ पे कई तरह के आपके हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं। इसमें एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, और यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स हैं। इंडिविजुअल मेडिक्लेम में सिर्फ आपकी अपनी हेल्थ को कवर अप किया जाएगा। ओके, वट एवर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर देयर दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ओके, एज पर द पॉलिसी यू हैव पेड और परचेस्ड, मीन्स एज पर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू हैव पेड। अब ये नहीं कि 10,000 का प्रीमियम दे के आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, या 100 रुपये की प्रीमियम दे के 1 करोड़ की हेल्थ पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग कवर्ड। तो कहीं पे आपकी आउटडोर फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे आपके टेस्टिंग की कॉस्ट कवर्ड अप नहीं है, कहीं पे आपकी एम्बुलेंस की कॉस्ट कवर्ड अप नहीं है। जैसे जैसे प्रीमियम की अमाउंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी एम्बुलेंस की कॉस्ट भी कवर अप हो जाएगी, आपके रूम रेंट की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, आपके ऑपरेशन की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, आपकी पोस्ट जो आपका है ट्रीटमेंट और प्री एंड पोस्ट दोनों साइड के ट्रीटमेंट की कॉस्ट कवर अप हो जाएगी। अगर आपको एक स्पेशल सजेशन लेनी है किसी और डॉक्टर से तो उसकी भी आपको कॉस्ट कवर हो जाएगी, ओके। और जो डिफरेंट, बट ये डिपेंड करता है किस पे, आपके प्रीमियम अमाउंट पे। जैसे जैसे प्रीमियम को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स की जो एलिमेंट्स हैं, किसी की कैंसर की डिजीज़ है, किसी की कुछ और डिजीज़ है, वो भी कवर अप होती चली जाएंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रीमियम। और ये क्या है कि कोई इंडिविजुअल मेडिक्लेम लेता है, और फैमिली फ्लोटर है कि आप अपना ही नहीं सिर्फ मेडिक्लेम करवा रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी उसमें कवर अप कर रहे हो, तो वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। फिर है आपके पास यूनिट लिंक्ड हेल्थ पॉलिसी है। आप अगर मान लीजिए कि आप बीमार नहीं पड़ते या आपकी फैमिली का कोई भी बीमार नहीं पड़ता, तो जो पैसा आपने लगाया हुआ है तो आप ये मत समझिए कि वो वेस्ट हो रहा है, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो चल ही रहा है, प्लस आपका जो पैसा है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, शेयर्स को परचेज करने के लिए, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे जो पैसा आपका लगा हुआ था हेल्थ इंश्योरेंस में वो साथ साथ ग्रो भी कर रहा है, एंड दैट ग्रोथ इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू योर अकाउंट विच हेल्प्स यू गेट द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये आपके पास यूनिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं आप ले रहे हो,
साथ साथ आप उसे इन्वेस्टमेंट का टूल भी यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट वे, अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरीके के सिस्टम्स हैं। एक है कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट कराते हो और दूसरा है रीइंबर्समेंट लेते हो। सरकारी में तो क्या है कि आप बिल्स लेके आओ, आपको रीइंबर्स हो जाते हैं। ओके, तो आप इंश्योरेंस कवर लेना नहीं पसंद करते हो। मगर प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर रिम्बर्समेंट नहीं होता है। ओके, तो रिम्बर्समेंट नहीं होता है तो आप क्या करते हो, आपने अपने आप को कवर करवा लिया टीपीएस के थ्रू। तो ये क्या है, आप कार्ड दीजिए अपना, जहाँ आपने अपना ट्रीटमेंट कराया, और वो देयर एंड देन कैशलेस ट्रीटमेंट कर देंगे। So that is the another important way. So there are two ways. One is cashless and another is the reimbursement way of health insurance. Okay जी, तो एक में आप अपना पैसा लगाते हो अपनी पॉकेट में से और रिकवर करवाते हो बाद में, और एक केस में टीपीए में आप कैशलेस ट्रीटमेंट मिलते हैं, मतलब आपको अपनी पॉकेट में से पैसा नहीं देना। तो ये है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। अब आ जाओ फायर इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस के भी सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि वही इंश्योरेंस, पहले इसके एलिमेंट समझ लीजिए। फायर इंश्योरेंस इट कवर्स ऑल दोज लॉसेस विच यू हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ फायर। ओके, इन ए बिजनेस और एट होम, के आग लग गई, उससे जो भी लॉसेस आपने सफ़र किए हैं वो आपको रिकवर करके देती है इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी जिसको आग लगी है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक रेंटेड अकोमोडेशन ली है जिसमें आपकी शॉप चल रही है, तो जो बिल्डिंग को आग लगी तो उस बिल्डिंग का जो नुकसान हुआ उसका क्लेम आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने उसे रेंटेड अकोमोडेशन लिया, रेंट पे कर रहे हो, बट आपका जो प्रोडक्ट उसके अंदर था, उसको जो आग लगी वो तो आपका अपना है, मगर वो शॉप किसकी है, ऑनर की। तो जो क्लेम है उस लॉस का किसको जाएगा, ऑनर को जाएगा। जो बिल्डिंग को लॉस हुआ वो ऑनर को जाएगा, और जो प्रोडक्ट उस शॉप में पड़े थे जिसको आग लगी है वो आपको उसका क्लेम मिलेगा। तो पहले तो बात है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ओके, फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि हम आपको उस फाइनेंशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप पहले से थे, बिफोर द फायर हैज़ हैपेंड और फायर हैज़ कॉज्ड लॉसेस टू द कंपनी कंसर्न। तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है आपके पास कि यहाँ आपका तीसरा मेजर एलिमेंट है कि अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ contract of utmost good faith says that you must clearly explain to the insurer that what you are dealing into। आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है, आपके पास जो सामान पड़ा है वो उसकी आपने डिटेल दे रखी है कि आप किस चीज़ में डील कर रहे हो। इनफ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है, अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल है तो आपने उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन कर रखे हैं, आपने उसके प्रोटेक्शन, उसकी मेंटेनेंस कैसे मेंटेन कर रखी है, आपको वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आपने अटमोस्ट गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की हैं तो आपको फायर इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। ओके, देन देयर इज proximate cause।
approximate cause should be that it should be an accidental fire. Deliberate act नहीं होना चाहिए कि आपने deliberately कि business losses में जा रहा है, आपने deliberately उसको you have put the products or the machinery or the goods which are lying in the stock on fire. अगर आपने deliberately किया तो आपको ये claim नहीं मिलेगा और आपका जो लॉस है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए। और सेकेंडली आपका जो लॉस है वो टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी कवर्ड अप होना चाहिए। जैसे ओ माई गॉड मूवी थी, उसमें क्या कहा, एक्ट ऑफ गॉड इज़ नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सेम वे आपका जो एक्ट ऑफ गॉड है कि बिजली कड़की और आग लग गई बिल्डिंग में, आजकल बहुत जगह लाइटनिंग अटैक हो रहा है, तो मानसून है, बिहार में बहुत हो रहा है। yesterday only there was a lightning attack on हर की पौड़ी हरिद्वार। तो वो जो है उससे अगर आपकी ऐसे ही अगर आपके शॉप के ऊपर लाइटनिंग अटैक हो जाता है तो एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कवर। सो जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज है जिससे आपके बिजनेस पे या आपके घर पर जो आग लगी है, जो फायर का एक्सीडेंट हुआ है, दैट शुड बी कवर्ड अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओनली देन you will get the claim, otherwise you will not get the claim. And another important thing is mitigation of loss. Okay, you must perform all those acts which are helping you in safeguarding your business from various types of accidental fire losses. मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं होना चाहिए जिससे फायर के चांसेस बढ़ जाएं, या आपका इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है वो इतनी इस तरीके से होनी चाहिए, मटेरियल जो यूज़ होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट योर गुड्स इन लाइंग इन द शॉप आर बीइंग सेफ गार्डेड। एंड इफ there is lot of heat being generated in the godowns, there should be proper ventilation so that the fire does not the fire has no opportunity to be there. Okay, तो ये वेंटिलेशन पॉसिबल होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, और अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो डिक्लेयर्ड है तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट द फायर एक्सीडेंट्स। ओनली इफ यू आर फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दीज एसेंशियल्स, then only you can get the claims from the insurance company. Then coming over to the marine insurance. Marine insurance is an insurance which is being taken up by the marine companies against the perils which they will be facing while on voyage, or the ships will be facing while they are in the sea. Okay, तो ये ड्यूरिंग द वॉयज आपको कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे सी पायरेट्स अटैक कर देते हैं, या वेदर कंडीशंस बहुत बुरी हो गई, या किसी और शिप के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उससे आपका लॉसेस हो गए, या आपका जो कंटेनर्स हैं वो लॉस, यू हैव लॉस्ट देम ड्यूरिंग द वॉयज. Okay, some problem has happened, or there are other aspects. So to cover up the uncertainties being faced by the marine companies, they are taking up an insurance which is known as marine insurance. Okay, so marine insurance में आपके पास 3 तरह की marine insurance हैं. Okay, but उससे पहले आपको ये essentials fulfill करने पड़ेंगे कि आपका insurable interest होना चाहिए उसमें. मतलब मान लीजिए मैंने अपना कोई कंटेनर भेजा है और उस शिप के ऊपर, एंड शिप हैज सफर्ड द लॉस, सो आई हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट शिप बिकॉज आई हैव सेंट माय कंसाइनमेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर शिप. आई कैन आस्क फॉर माय क्लेम्स फ्रॉम द मैरीन कंपनी फॉर द लॉसेज आई हैव सफर्ड. ओके, then there it is a contract of indemnity. It will as per the contract of indemnity, the insurance company will try to place the company concerned in the same financial position as they were before the accident has happened. So that is
the another important essential. Third one is it should have it should enter into the contract of utmost good faith, means it should explain the what is the life of the ship, okay, and what is being carried on in the containers, how many containers, what is the load carrying capacity, and various other things which are being asked by the insurance company from the insured, so that both of the parties have explained each and everything clearly before asking for claim. So principle of utmost good faith should be implemented by both these. Okay, then the proximate cause should be the perils which are being faced during the voyage in the sea should only be the proximate cause. कुछ और ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कवर्ड अप नहीं है तो आप क्लेम नहीं ले सकते हो. तो वट एवर द पेरिल्स विच आर बीइंग फेस्ड व्हाइल बीइंग ऑन वॉयज, and if they are covered up in the insurance policy, and the loss has been suffered because of one of those perils which were covered up in the insurance policy, then only you can get the claim. That is what the proximate cause is. Okay, तो ये कुछ आपके एसेंशियल्स हैं जो मैरिन इंश्योरेंस में भी इम्प्लीमेंट होते हैं. अब मैरिन इंश्योरेंस में तीन तरह की इंश्योरेंस ली जाती है. एक है हल इंश्योरेंस, एक है कार्गो इंश्योरेंस और एक है फ्रेट इंश्योरेंस. ओके जी. तो हल इंश्योरेंस में क्या है कि आप अपने शिप के स्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हो, because it can hit any rock or any other ship or some other reasons can be there, because of which the body of the ship or the structure of the ship get destroyed or being hit, or some problem is being faced. So to safeguard the structure of the ship, an insurance is being taken up, that is known as hull insurance. And if the ship faces certain type of accident or suffers certain type of loss, then through this insurance they can ask for the claims. Then there is a cargo insurance. During the voyage, sometimes we have to deliberately throw cargo into the ship, into the sea, because in order to protect the ship from sinking, or sometimes we lose cargo unintentionally. Thus, to claim the losses which we have faced because of the loss of cargo, that is being covered under this policy, that is cargo insurance, and we can easily claim through this cover. Okay, the losses which the company has faced because of loss of the cargo. Okay, then there is freight insurance. Generally, freight is being asked or is being deposited by the companies who are sending their consignment with the insurance company in advance, but in some cases freight is being recovered afterwards. So in case the freight charges are not being recovered by the insurance company, thus to safeguard themselves from that loss, they get their freight insured from the companies concerned, and thus in case they are not able to recover it from the party who has sent the consignment, then they get it the claim from the insurance company. So that is what the freight insurance is. So these are the various types of insurances which we are having, or which we can have. There are many other insurances also, like crop insurance, sports insurance, education insurance, cattle insurance, motor vehicle insurance. So there are variety of insurances are there which need to fulfill all these essentials, and they provide you the benefit if you suffer certain type of losses. Okay. Then there is one insurance is the reinsurance and double insurance. Okay. Reinsurance is a form of insurance in which the company who has given you the insurance get itself insured from the other company, so that if the loss is more to the individual concerned,
and if they are not in position to bear that loss, they get it supported, they get the support from the other company. For example, when Amitabh Bachchan asked for a big insurance cover from LIC, so LIC said that we can't single-handedly provide you. Though he asked the insurance cover from that insurance company, so LIC get itself reinsured from some other foreign company like Aviva or British PLC or some other company who was into the insurance, who is into the insurance company, life insurance business, and that insurance company has given the assurance to the LIC that in case you are not able to repay the financial losses being suffered by the individual concerned, if you are finding some problem, then we will come and support you in fulfilling your obligation. तो यहाँ क्या है कि एक कंपनी जिसने आपको इंश्योरेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, उसने अपने आप को भी फर्दर इंश्योर करवा रखा है एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, so that if at times this institution faces the problem, this institution can ask for the support from the bigger institute to repay the the commitments which this company has made, and thus can easily carry out the business activities. तो इस aspect को हम क्या कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं, जहाँ एक कंपनी अपने आप को भी फर्दर इंश्योर करवा लेती है किसी और कंपनी से, सो दैट इट कैन ईजिली फुलफिल द ऑब्लिगेशंस विच इट हैज़ टेकन अप. ओके, इसे री इंश्योरेंस कहते हैं. फिर है हमारे पास डबल इंश्योरेंस है. डबल इंश्योरेंस में क्या है कि आप अपने आप को इंश्योर एक पॉलिसी में नहीं करवाते हो, आप डिफरेंट पॉलिसीज़ में इंश्योर करवा लेते हो. जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आप 2, 4, 6 कितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हो, और जब आपको लॉसेस, जब आपको क्लेम्स लेने हैं तो आप सारी कंपनीज से क्लेम ले सकते हो. तो ये आप अपनी इंश्योरेंसेस करवाते हो, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम दी मनी अंडर ऑल दी पॉलिसीज़. ओके, तो इससे कहते हैं डबल इंश्योरेंस. ओके, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में हम डबल इंश्योरेंस करवाते हैं, और हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ ओके, तो इसमें आप लाइफ इंश्योरेंस में तो डिफरेंट कंपनी से अपना क्लेम ले सकते हो, बट इन केस ऑफ फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस आप चाहे डबल इंश्योरेंस करवा रखिए, मगर आपका टोटल क्लेम आपके टोटल लॉस जितना ही होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस में. लाइफ इंश्योरेंस में आपने जितनी भी पॉलिसीज़ ली हैं उस सारी पॉलिसीज़ से वो जो एश्योर्ड अमाउंट का क्लेम है वो आप ले सकते हो, बट इन केस ऑफ योर फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस यू can get yourself insured from various companies, but your total claim will not be more than the total loss you have suffered, and that is what the double insurance is. Okay, so this is all with regard to your insurance. Okay.